तो देखो वाटर और लाइट का दोनों का आपस में लेना देना भी है ना। सॉरी, लाइट का और टेम्परेचर का आपस में लेना देना है ना। आपको भी पता है कि जहाँ लाइट मतलब इंसुलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, है ना? और जहाँ पे कम होगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा। तो लाइट इम्पैक्ट डालती है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाटर के इस इकोसिस्टम पे नहीं पड़ता। टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है कहाँ पर? टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है लैंड पे, है ना? लैंड, यस लैंड पे, है ना? तो लैंड पे वेरिएशन ज़्यादा होता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है? और लेकिन लाइट का और क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो लाइट का इम्पैक्ट सीधे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लाइट का इम्पैक्ट डायरेक्टली सिर्फ़ कुछ चीज़ों में पड़ता है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो गई, है ना? प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन लाइट का इम्पैक्ट एनिमल्स में क्या पड़ता है? तो आप देखो अ, अच्छा एक चीज़ और, प्लांट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पहले तो वो बता दूँ। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ड्यूरेशन जब लाइट का होता है, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट गर्मियों में होते हैं। जो शॉर्ट डे कम लाइट एक्सपोज़र में कम ड्यूरेशन लाइट का एक्सपोज़र जिनको चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे लाइट का बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होता, रिप्रोडक्शन उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। तो इस तरह से लाइट के बेसिस पे हमने प्लांट को अलग-अलग कैटेगराइज़ किया है। दूसरा क्या है, एनिमल के रिप्रोडक्शन में भी लाइट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके गोनाड्स एक्टिव हो जाते हैं। तो वो लाइट से इनडायरेक्टली लाइट से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है? तो चलो एक-एक चीज़ करके पढ़ते हैं, ठीक है? नोट करेंगे लाइट। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है लाइट। लाइट तो नोट करेंगे मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट लाइक herb and shrub, many species of a small plant like herb and shrub grow in forest grow in forest and adapted to grow in forest and adapted to photosynthesis adapted to photosynthesis under very low light condition very low light condition because they are overshadowed by because they are overshadowed by tall tall canopy of overshadowed by tall canopy of big plant। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं जो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? सर, नहीं पता सर। नोट कर लो, स्कायोफाइट्स, है ना? तो इंडोर प्लांट जिनको आप बोलते हो ना, आम लोग जिनको इंडोर प्लांट बोलते हैं, बायोलॉजी वाले उनको क्या बोलते हैं? स्कायोफाइट्स, है ना? तो स्कायोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो लो लाइट कंडीशन में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? तो यस मनी प्लांट क्या है हमारे यस लिए? एक सर। तरह का स्कायोफाइट, है ना? मनी प्लांट हो गया। तो स्कायोफाइट्स को ही बोलते हैं, वो एक बार उसको लाइट दिखा दी, फिर लो लाइट में भी वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। तो सब इंडोर प्लांट यही होते हैं, इसलिए उनको अगर हम लोग बाहर रख दें तो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मेनी एनिमल्स फॉर गिव मी जस्ट 1 सेकंड। नोट करिए, फॉर मेनी एनिमल्स low light is important. Low light, sorry, for many animals
for many animals. 2, light is important because they perform their reproductive activity and migratory activity on the basis of photoperiod. तो photoperiod का क्या मतलब हुआ? ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ड्यूरेशन ऑफ लाइट. कितने घंटे लाइट रहती है ना. अभी बोलते हैं ना लोग, दिन बड़े होते हैं, दिन छोटे होते हैं, वो क्या है? दैट इज फोटो पीरियड. तो अभी देखो सर्दी आ जाएगी तो फोटो पीरियड कम हो जाएगा, तो लोग बोलने लगे दिन छोटे. दिन कहाँ से छोटा हो जाएगा यार, है ना. फोटो पीरियड कम हो जाता है, राइट. डे तो 12 घंटे का रहेगा, कम हो सकता है क्या? बताओ साहब, पॉसिबल है? नो सर. है ना. तो वो तो डे अपन मानते हैं, डे 12 आवर का होता है और नाइट भी 12 आवर की. छोटा बड़ा होने का कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सर्दियों में जो फोटो पीरियड होता है वो कम हो जाता है, एंड दैट श्रिंक अप टू इवन 6 आवर्स और 7 आवर्स. और गर्मियों में इट स्ट्रेच अप टू 9 आवर 10 आवर, राइट. तो ये होता है फोटो पीरियड. नोट करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर लास्ट वर्ड क्या बोलता है? रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड माइग्रेशन एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी, है ना. जैसे हमने पढ़ा साइबेरियन क्रेन. सो माइग्रेटरी एक्टिविटी also depend on temperature, right? Yes sir. In deep oceans that is more than 500 meter deep. So in deep oceans, right, in deep oceans, like the depth is, or they are more than 500 meter deep, more than 500 meter depth. Environment is permanently dark. In deep oceans, like have more than 500 meter depth, environment is permanently dark. Inhabitant are not aware with the existence of light. Inhabitants are not aware with the existence of light. तो आप ये जान लीजिए कि 500 मीटर ज्यादा गहराई वाले जो ओशन है, तो 500 मीटर से ज्यादा गहराई पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनपे डे और नाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि इनहैबिटेंट they are not aware with the existence of light. ठीक है, समझ गए. तो जो 500 मीटर से ज्यादा गहराई पे रहते हैं एनिमल, उनको लाइट के बारे में पता ही नहीं, उनका लाइट से कोई लेना देना नहीं, तो उनके ऊपर लाइट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, आप इसी में देखेंगे, एक सब हेडिंग डालेंगे, लाइट इन रिलेशन टू प्लांट. लाइट इन रिलेशन टू प्लांट. ठीक, तो अब इसका लाइट का प्लांट से क्या रिलेशनशिप है ना, ये समझते हैं. तो नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब
देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन लिखना बोर्ड में आसान काम, बहुत सारा कंटेंट होता है आपके पास और आपको कभी कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। आप जितना हम आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपको मेन चीज ध्यान देना है ये वाला। तो ये पहला ही पॉइंट यही पूछा हुआ है, पहला ही पॉइंट नोट करेंगे। हेल्प इन क्लोरोफिल प्रोडक्शन, बिना लाइट के क्लोरोफिल का प्रोडक्शन नहीं होता। तो पहले तो लाइट चाहिए क्लोरोफिल प्रोडक्शन, हेल्प इन क्लोरोफिल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर हीटिंग इफेक्ट, इंपॉर्टेंट फॉर हीटिंग इफेक्ट, ट्रांसपिरेशन वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल ट्रांसपिरेशन रेट, it control transpiration rate. And that's how it also affect, and that's how it also affect water absorption, and that's how it also affect water absorption. Next, distribution of plant, distribution of plant. अब प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें भी लाइट का बहुत रोल होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि लो और हाई लाइट से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो नोट करेंगे, total amount of radiation, total amount of radiation received by the surface, total amount of radiation received by the surface differ with latitude. ये बात सही है? देखो, Yes, sir. है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, the amount of light received by surface of earth is called, what we call that point? कहते क्या उसको, ये मुझे बताओ पहले। So, देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, तो इक्वेटर के, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेटर के ऊपर 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, यहाँ पे मैक्सिमम लाइट, इसको हम ट्रॉपिकल जोन पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर सन की लाइट, जो सन का रेडिएशन होता है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सन रेज फॉल दे आर मोर इन कंपेरिजन टू पोल्स या फिर अपर पार्ट। यहाँ पर क्या है, सन रेज जो है वो स्लांट पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर नंबर ऑफ सन रेज कम होती हैं। सो द अमाउंट ऑफ sunlight or amount of rays falling on a per square area or per meter area, we call that insolation, insolation कहते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे लाइंस, तो यहाँ पर क्या है, सनरेज वर्टिकल पड़ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ट्रॉपिकल रीजन में इंसुलेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इंसुलेशन कहते हैं इसको। क्लियर? yes, sir. Full stop. This may be one of the reason for differences in, this may be one of the reason for differences in vegetation of pole, vegetation of pole and other part of planet. ठीक भाई? So vegetation of Poles and vegetation of poles and other part of earth. ठीक है, तो on the basis of light, on the basis of light, we divide them in two category, plants, है ना। तो पहले कौन होते हैं, उनको बोलते हैं हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स भाई साहब वो हैं
जिनको क्या चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है। और दूसरे वो जिनको बहुत कम लाइट में जो अपना काम चला लेते हैं, वो कौन है, अभी तो मैंने बताया, Scalophytes. है ना, ठीक। तो हीलियोफाइट्स वो होते हैं जो गर्मियों में बाहर हाई सनलाइट में ग्रो करते हैं, लो सनलाइट में मर जाते हैं, खाना नहीं बना पाते। स्कायोफाइट्स वो हैं जो इंडोर प्लांट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हो, हीलियोफाइट्स दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ लाइट for growth and reproduction. They require high amount of light for growth and reproduction. Scarophyte, they require low amount of light next. तो नेक्स्ट नोट करेंगे फोटो पीरियड में, बताता हूं आपको क्या, बता तो चुका ही हूं आपको, फोटो पीरियड नोट कर लो। The total length of photo period, total length of daily light period, total length of daily light period in which plant are exposed is called photoperiod, is called photoperiod, full stop. It has pronounced effect, it has pronounced effect on vegetative growth as well as from vegetative growth as well as in flowering of plant. On the basis of photoperiod, on the basis of photoperiod, plant may be of three type. तो फोटो पीरियड के बेसिस पे हम प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहले कौन होते हैं, फर्स्ट SDP, दे आर शॉर्ट डे प्लांट। तो SDP में शॉर्ट डे प्लांट में आपके आते हैं डेटूरा एंड कैनबिस। सेकंड LDP, लॉन्ग डे प्लांट, जिनको ज्यादा फोटो पीरियड चाहिए। LDP में आते हैं ब्रेसिका, थर्ड है डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल में आते हैं निकोटिना, ठीक है। सर इससे निकोटीन बनता है? ये वही है निकोटिना टोबैकम, सर निकोटीन और टोबैको वाला? हाँ टोबैको वाला प्लांट है निकोटिना टोबैकम, ओके सर, ये वही प्लांट है। तो ये डे न्यूट्रल है, उसको इसीलिए देखो ना लोग तम्बाकू रगड़ते रहते हैं, है ना, किसी भी मौसम में, है कि नहीं भाई। तो Yes. उन्हें तम्बाकू हर मौसम में मिलती रहती है। और आपको कमाल की बात बताऊं, टोबैको ड्रग्स में नहीं आता है, टोबैको एग्रीकल्चर में आता है इंडिया में। यस सर। तंबाकू अगर आप उगाते हो तो आपको GST नहीं पे करना, जो खरीदेगा वो GST पे करेगा। तो आ जाते हैं लाइट इन रिलेशन विद एनिमल। नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग डालेंगे। तो हमने ये पढ़ लिया लाइट का इसके लिए प्लांट के लिए क्या रोल है। अब नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालिए B, लाइट
in relation with animal. सर हाँ जी बताओ। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे लगा मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। यस सर, कभी कभार बीच थोड़ा बीच में तेज हो बार जाता बार। है सर। ना तो हाँ मुझे यस सर। रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है ना, मुझे याद दिला दिया करो, मैं एकदम बिल्कुल धीरे बोलूंगा। एक्चुअली इसमें है भी बहुत, इकोलॉजी में पता क्या, बहुत लेंदी बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और बहुत लेंदी है इकोलॉजी, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी है, इसमें लिखना बहुत है इकोलॉजी में। और ये मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट समझो लिखवा रहा हूँ, बहुत क्रिस्प लिखवा रहा हूँ, वरना ये बहुत लेंदी है। बट मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इकोलॉजी में, ठीक है, 14 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली आपको एवरेज 14 क्वेश्चन मिलेंगे, घटेंगे नहीं वैसे इकोलॉजी से क्वेश्चन। तो आप अगर पूरा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना अगर आपने रिटेन कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी, कोई क्वेश्चन इकोलॉजी का फंसने वाला नहीं। और इकोलॉजी बस 2-3 बार कुछ नहीं करना, इसको रट्टा ना मत मारना, इसको 2-3 बार पढ़ डालना नोट्स, है ना, प्रॉपर पढ़ डालना नोट्स, ठीक है, मिस नहीं करना, पढ़ डालना, इसको 2-3 बार देखना, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो लाइट इन रिलेशन विद द एनिमल, ठीक है। अब एनिमल्स के साथ में क्या रिलेशन है, लाइट का क्या लेना देना है, नोट करो। तो हमने पढ़ा हुआ था कि अफ्रीका में क्या होता है, लोग काले ज्यादा होते हैं, क्यों काले ज्यादा होते हैं? मेलेनिन मेलेनिन की वजह से स्किन में। हाँ, लाइट ज्यादा पड़ती है, मतलब आप टेक्निकली अपन बात कर सकते हैं इंसुलेशन ज्यादा है, तो जब इंसुलेशन Yes, ज्यादा sir. है ना, तो इंसुलेशन ज्यादा है मतलब यूवी ज्यादा वहां गिर रही है। अब यूवी से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी क्या करेगी, मेलेनिन निकालेगी, मेलेनिन क्या करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, है ना। यस सर। अभी आपने देखा होगा कि इसी साल की मैं बात बता रहा हूँ, कनाडा में और नॉर्थ यूएसए में बहुत सारे लोग गर्मी से मर गए, टेम्परेचर 43 पहुंच गया, इंसुलेशन ज्यादा था, तो वो लोग झेल नहीं पाए, बहुत सारे लोग मर गए, आप सर्च कीजिएगा नेट पे, बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। न्यूज आपने सुनी कि नहीं सुनी है? यस सर सुना था। यस सर सुनी है ना। थी। अब आप सोचो, जितने टेम्परेचर में वो मर गए, 43 डिग्री था, इतना एवरेज टेम्परेचर कई महीने तक इंडिया में बना रहता है, नॉर्थ इंडिया में, है कि नहीं? यस यस दिल्ली सर। में तो पूरी गर्मी भर बना रहता है कहीं कुछ नहीं होता। और उसमें भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए वो क्यों नहीं झेल पाए, रीजन क्या है कि उनकी बॉडी में उतना मेलेनिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो गई, मर गए। नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट है ना। तो सबसे पहले लाइट इन रिलेशंस विद एनिमल, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब लाइट का एनिमल से क्या रिलेशनशिप है, सबसे पहले मेन चीज होती है मेटाबॉलिक रेट। अब आपको बताऊं, ऐसे एनिमल जो कि बाहर रहते हैं, कहाँ पे, धूप में, उनकी मेटाबॉलिक रेट हाई, मतलब जो सनलाइट में, तो और ऐसे एनिमल जो केव्स में पाए जाते हैं, डार्क प्लेसेस में पाए जाते हैं, उनकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लो हो, ठीक है, क्यों, लाइट की वजह से। तो नोट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट increases, heating effect of light increases metabolic rate of animal, metabolic rate of animal by ionization of, by ionization of protoplasm, by ionization of protoplasm, full stop. The animals receiving poor light, the animal receiving poor light in caves have low metabolic rate. Animal receive poor light in caves have low metabolic rate. Next point. तो अगला पॉइंट, तो पहला मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करती है, और कैसे, वो भी टेम्परेचर के थ्रू। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ये भी देखिए, ये भी टेम्परेचर के थ्रू ही इन्फ्लुएंस होता है।
Animal like birds, light initiate breeding activities. Animals like bird light initiate breeding activities. Full stop. In some birds, gonads become active. In some birds, gonad become active with increase in light intensity. During summer. Full stop. Some sheep, deer and goat. Some sheep, deer and goat are short day animal. Some sheep, deer and goat are short day animal. Full stop. तीसरी चीज को क्या इफेक्ट करता है? पिगमेंटेशन, स्किन कलर। हाँ, अच्छा देखो, ह्यूमंस में थोड़ा डिफरेंट है। ह्यूमन में क्या होगा कि जो लोग ज्यादा ऐसे लाइट वाले एक्सपोजर वाले प्लेसेस में पाए जाए तो उनकी स्किन डार्क होती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते जाओ कॉम्प्लेक्शन फेयर होता जाता है, लोगों का व्हाइट कॉम्प्लेक्शन होता जाता है। हम इंडियंस के बीच का रहता है, ना बहुत ज्यादा काले ना बहुत ज्यादा व्हाइटिश, है ना, तो हम आप बीच के, इन दोनों के बीच का हमारा मिक्स रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरह के मौसम होते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है इंडिया में, तो डिफरेंस है ना। नेक्स्ट है तो देखो जैसे एक और चीज, जैसे साउथ में आप जाओगे ना, साउथ में लोगों का पिगमेंटेशन डार्क है, क्यों? ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, और वो पूरा प्लेटू वाला पार्ट है, तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, इसलिए। ठीक है, तो पिगमेंटेशन, हाँ, तो मैं ये बताते हैं ह्यूमंस के केस में क्या होगा, जहां ज्यादा इंसुलेशन वहां पे डार्क, जहां कम इंसुलेशन वहां पे लाइट कलर्ड होती है स्किन। लेकिन जब बाकी एनिमल की बात करोगे जिनके हेयर पाए जाते हैं बॉडी में, तो जहां ज्यादा लाइट होगी उनकी स्किन थोड़ी सी लाइट कलर्ड होगी, मतलब उनके हेयर लाइट कलर के होंगे, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। हाँ राइट, और जहां पे कम लाइट इंसुलेशन होगा उनकी स्किन थोड़ी डार्क टाइप की होगी। नोट करो, जैसे कैमल कभी डार्क कलर के नहीं होते हैं, रीजन क्या कि वो जपाई ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां इंसुलेशन ज्यादा होता है। तो नोट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन इन एनिमल, द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन इन एनिमल is influenced by light, like skin color. Next, locomotion. So लाइट के बाद आपने स्किन कलर बोला? हाँ, एग्जाम्पल है स्किन कलर। Speed to locomotion in some lower animal speed of locomotion in lower animal is regulated by light, and this phenomena is known as photokinesis, ठीक है। क्लियर? तो ये था लाइट का इम्पैक्ट। हम टेम्परेचर में ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसीलिए लाइट में थोड़ा सा कम था। लाइट इनडायरेक्टली ऑल टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। ठीक भाई?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next factor is soil, edaphic factor. Next वाली heading soil. तो next factor आ गया हमारा soil. Okay. अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, soil के फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना. तो पहली बात, soil को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे edaphic factor भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? edaphic factor भी इसे कहते हैं, soil. ठीक है. और सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हालांकि हम लोग पेडोजेनेसिस भी कहते हैं. तो देखो सॉइल कैसे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस. तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कुछ पैरेंटल रॉक होती हैं. एक मिनट रुको, मैं जरा कुछ बना लो, उसको आप कॉपी कर लेना एज इट इज. और पहले अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, तो पहले यही ऐसे लिखना है, इसके में यही डायग्राम बनाना, स्कीमेटिक डायग्राम जो भी मैंने आपको कहीं भी बनवाए हुए हैं. अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए, सीधे पहले डायग्राम बनाना, उसके स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद में लिखना, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे. देखो तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी पेरेंटल रॉक होती है, पेरेंटल रॉक, जैसे कि आज की डेट में लेह लद्दाख वगैरह में पाई जाती है पेरेंटल रॉक्स. तो पेरेंटल रॉक्स में क्या होता है, फिजिकल विदरिंग होती है. समझते जाइए बात, क्या होती है, फिजिकल विदरिंग प्रोसेस होती है. क्या मतलब होता है, किसी भी फिजिकल फैक्टर की वजह से रॉक का टूटना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फिजिकल विदरिंग बोलते हैं. अब फिजिकल विदरिंग किसकी किसकी वजह से हो सकती है? So वो जो रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, आप उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, और इवन विंड की वजह से भी, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, So water. वाटर की वजह बारिश से, की वजह से. हाँ वाटर की वजह से, स्नो की वजह से, है ना, सब विदरिंग है. ठीक है. तो हीटिंग और कूलिंग की वजह से, हीटिंग एंड ड्राइंग, डिहाइड्रेट हो जाती है, हीट हो जाती है, और फ्रीजिंग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लेशिएशन, ग्लेशियर स्लिप करते हैं, उससे रॉक टूटती हैं. ग्लेशिएशन, ग्लेशियर ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हैं, उनमें बहुत सारी बड़ी बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो ग्लेशियर के साथ एकदम रगड़ते हुए आते हैं, तो उससे भी रॉक ब्रेक होती है. ग्लेशियर So ये सब लिखना है अभी? नहीं, ये हाँ, ये मैं बना दूं, इसको लिख ले, इसको कॉपी कर लेना एज इट इज. ओके ओके. यस सर, मतलब मुझे लगा आप जो डिक्टेट कर रहे हो. ना मैं ये बता समझाता जा रहा हूँ, है ना. फिर नेक्स्ट है डिसरप्ट इनटू फ्रैगमेंट. तो अब क्या होता है, पेरेंटल रॉक होती है, वो टूटती है, और किस में टूट जाती है, इट डिसरप्ट इनटू फ्रैगमेंट. तो पेरेंटल रॉक जो होती है छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाती है. अब इसके बाद क्या होता है, केमिकल विदरिंग होती है इनकी. केमिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग में क्या क्या हो सकता है, तो पहले केमिकल विदरिंग में इनका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन भी होता है. अब इन पे कुछ केमिकल काम करना शुरू करते हैं. तो ये जो छोटी रॉक्स हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, पार्ट्स में, इनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रेशन होगा, ये सब काम करेगा कौन, ये सब काम कौन करेगा? तो जब आपको भी पता है, जब रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, तो इनके ऊपर सबसे पहले आते हैं लाइकेन. तो काम करने के लिए आएंगे आपके पास, लाइकेन आएंगे. तो लाइकेन ग्रो कर जाते हैं रॉक्स में, जैसे
रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस लेह लद्दाख में हो रही है और हजारों साल बाद वहां पे मिट्टी डेवलप हो जाएगी और बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी डेवलप्ड है ही। लाइकेन हो गए, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई ये वाटर भी होल्ड करने का काम करते हैं और साथ में एंजाइम सीक्रेट करके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन भी काम करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं, फाइन स्मॉलर पार्टिकल, फाइन स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है ना। अब यहाँ पे फाइन स्मॉलर मिनरल पार्टिकल, इसमें लाइकेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइकेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो लाइकेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, लाइकेन मर जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर एडेड, ऐड किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, एंड इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रोल प्ले करते हैं, स्नेल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले रोल। और यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल पार्टिकल में कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके अब बन गई सॉइल, ठीक है ना। तो सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है, सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मोलस, मोलस है ना, और लाइकेन, फंजाई, डाई एंड ऐड, डाई एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर नोट कर लो, ठीक है। वो ऑर्गेनिक मैटर, ये प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। तो रॉक से सॉइल ऐसी बनती है। डन सर। डन, चलो तो एक चीज और लिखो फिर इसी पे। सर एक सेकंड। अच्छा सर अभी बाकी को कर दीजिए। हाँ, सर बाकी जब बोल, बाकी क्या चीज, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ बताओ बताओ बताओ। हाँ, रुकना पड़ेगा आपको एक सेकंड। हो गया क्या? यस सर। फाइनली तो भाई लोगों, पहले एक चीज लिखो फिर मैं कुछ बताता हूँ और आपको। तो पहले तो आप ये लिखो, मैं देखूं जरा ये डायग्राम मेरे पास है कि नहीं, और एक डायग्राम आपको भी मैं फॉरवर्ड करूंगा, इसको बना ही लेना। नोट करो, द सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड soil depends on climate and withering process. Soil depend on climate and withering process.
full stop. Characteristic of soil such as characteristic of soil such as soil composition, characteristic of soil such as soil composition, grain size, soil composition, grain size, and aggregation determine the percolation of water and water holding capacity. Percolation of water. हाँ बताओ. सर क्या बोला आपने सर? डिटरमाइन the percolation of water. जानते हो percolation of water? समझते हो? What is percolation of water? So the process of water seeping into the soil and filling up the water. Exactly. Right. That is the percolation of water. कैसे water penetrate करके soil को अंदर की तरफ जाता है? That is called the percolation of water. Percolation of water and water holding capacity of soil. The characteristic along with the parameter such as pH, mineral composition. The characteristic along with parameter such as pH, mineral composition, and topography determine to large extent of vegetation of that area. Large extent of vegetation of that area. ठीक है? Clear? यस सर. Yes, sir. मुझे एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, एक मिनट को मैं, और ये डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा निष्कर जी के साथ भी, है ना? तो मैं निष्कर जी को भी अभी कभी दे देता हूँ, है ना? तो निष्कर जी से आप मांग लेना, मैं इधर भी भाई लोगों एक सेकंड मुझे दो, मैं जरा इसको इधर से भी निकाल लूं. ये डायग्राम आप याद रखिएगा, इससे नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. फिर आपके बोर्ड के लिए तो मतलब आप इसका थोड़ा, लेकिन ये नीट पे आप देखोगे आपको इस डायग्राम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये मेरा ही बनाया हुआ डायग्राम है, आप देखिएगा. ओपन होता है. ओपन.
आ गया, दिखाता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम दिखाई दिया है ना, ये मैंने निष्कर्ष जी को दे दिया है। ठीक है, यस सर। वो आपके साथ शेयर कर देंगे, आप इसको एज इट इज याद कर लेना, मैं समझा देता हूँ बस आपको यहाँ पे। ठीक है, तो रुको मैं आपको पहले समझा दूं इसको। इससे आप देखना कई सारे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस डायग्राम से। मेरा क्लेम है कि 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। आप जब आप पेपर सॉल्व करोगे 6-7 क्वेश्चन, देखो अलग अलग तरह से पूछे आते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि ये देखो, सॉइल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो टॉप सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। तो ओ, ए और बी हॉरिजन को मिला के हम टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इनलार्ज करके बताता हूँ। और नीचे वाले को हम सब सॉइल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला है इसको हम बेस रॉक बोलते हैं, अनविदर्ड रॉक्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो सॉइल है, आप देखो सबसे टॉप सॉइल जो होती है इसको बोलते हैं ओ होराइजन। ये ओ होराइजन में क्या होता है कि क्या क्या पाया जाता है ना, इसको भी O1 और O2 में हमने डिवाइड कर रखा है। उसमें मिनरल मैट्रिक्स पाई जाती है, फ्रेश एंड पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक है, इस ओ होरिजन में, राइट। ओ होरिजन के नीचे अब क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये यहाँ पे ये वाला जो O1 होगा, यहाँ पे आपको फ्रेश लीव्स होंगी जो पार्शियली डिग्रेडेड होंगी, जिनपे कुछ वॉर्म्स काम कर रहे होंगे, अर्थवॉर्म टाइप के, कुछ लीचेस काम कर रही होंगी, स्नेल्स काम कर रहे होंगे, और जिसपे कुछ बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे। उसके बाद ये जो O2 होरिजन होती है, इसका थोड़ा सा कलर और डार्कर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया ने और बाकी एनिमल्स ने जो डिकम्पोज करके मेटल ड्रॉप किया होता है वो यहाँ पड़ा हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है, ये बारिश होती है या मॉइस्चर की वजह से कुछ जो पार्ट होता है, वो पार्ट क्या लीच आउट होता है, मतलब नीचे की तरफ पर्कुलेट करने की कोशिश करता है। यही रीजन होता है कि इसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो डार्क हो जाती है। अब फर्दर नीचे आ जाता है ए होरिजन। तो ऊपर वाले होरिजन में जो ओ होरिजन होता है, इसमें ज्यादा क्या पाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाया जाएगा, सॉइल कम पाई जाएगी। इसके नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले में पार्शियली डिग्रेडेड, नीचे वाले में फुली डिग्रेडेड। अब यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट होते हैं, नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। ये सॉइल जो होती है डार्क रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस किसको बोलते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है। यस सर, ठीक है, ए होराइजन के अंदर ह्यूमस होती है। हाँ राइट। तो ह्यूमस नॉर्मली लोग समझते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, ओ को नहीं यस कहते, सर, वो टॉप सॉइल यस है। सर। टॉप सॉइल O1 O2, और इसके नीचे A1 को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अब इसके नीचे आ जाओ A2 में, लाइट लार्ज मिनरल पार्टिकल। तो ये लाइट कलर्ड होती है, लार्ज मिनरल पार्टिकल पाए जाते हैं, लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। देखो यहां तक ऑर्गेनिक मैटर लीच आउट होकर नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉटजोलिक या एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। दोनों पूछे हुए, पॉटजोलिक, तो पॉटजोलिक किसको बोलते हैं, A2 होरिजन को। ज्यादा स्पेसिफिक होगा A2 होगा, वरना ए लिखा होगा। इसको हम पॉटजोलिक या एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, बी होरिजन, क्ले, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ऑर्गेनिक मैटर ये पाया जाएगा। डार्क कलर्ड होती है, सिलिका रिच होती है, और इसको इल्यूवियल बोलते हैं। देखो ऊपर वाले को क्या है, इल्यूवियल, इसको नीचे वाले को इल्यूवियल बोलते हैं। फिर आया सी होरिजन, इनकम्प्लीटली विदर्ड लार्ज मास ऑफ रॉक। आर होरिजन, अनविदर्ड बेड रॉक्स को लार्ज होरिजन। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर ये कितना डीप जाता है Yes, sir. मीटर्स में अगर बोले तो? ये अच्छा मीटर्स में, ये डिपेंड करता है कहाँ कहाँ की टोपोग्राफी है। जैसे उत्तराखंड वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे लीचिंग वगैरह ज्यादा कम होती है, लीचिंग कंपैरेटिवली, टेम्परेचर लो रहता है, तो वहाँ पर टॉप हॉरिजन ही ज्यादा दिखाई देगा। नीचे वाला हॉरिजन, ये बीच वाला जो है ना, ए और A2 आपको कम दिखाई देगा, और बाकी बेडरॉक। तो यहाँ पे, वहाँ पे आप समझ लो 1 मीटर 2 मीटर ऐसे होगा। लेकिन अगर ओके सर। कंपैरेटिवली आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करेंगे तो ये जो पूरा हॉरिजन है ये 7-8 मीटर तक का हो सकता है, 5 मीटर तक। सर मान लीजिए सर, आपने मतलब एक पॉट के अंदर प्लांट लगाया सर, तो उसमें तो ये नहीं होगा ना, O1 ना O2 ना A1 ना, A2, उसमें तो उसमें एक तो यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ सॉइल होगी। बस इतना मान के चलो, हाँ वही इतना मान के चलो, हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं, तीसरे वाला पानी जब बार बार डालते रहते हैं तो तीसरा वाला फॉर्ट तक, यहाँ A1 तक ये तब कहेंगे जब जैसे नेचुरली। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हाँ राइट, जहाँ पे माउंटेन्स। फॉरेस्ट है और नेचुरली वो होता है। ठीक यस है, सर, ओके सर।
अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, शायद कहीं बीच में होगा तो हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि लीचिंग कहाँ पे ज्यादा होती है, तो असम वाले पार्ट में लीचिंग ज्यादा होती है। लीचिंग बेनिफिशियल है? नहीं, लीचिंग बेनिफिशियल नहीं है। लीचिंग से क्या होता है, जो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट के होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, बह के नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो लीचिंग हार्मफुल है। और लीचिंग सॉइल को एसिडिक बना देती है। लीचिंग की प्रोसेस कहाँ पे? हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी लीचिंग को प्रमोट करती है। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी लीचिंग को प्रमोट करती है। जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट असम वाला एरिया, ठीक है, लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी लीचिंग को डिमोट करती है, वहां लीचिंग कम होती है। एग्जांपल उत्तराखंड और हिमाचल। ठीक, यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चन है ना। ठीक, अब भाई साहब हम लोग आ जाते हैं, क्या तो कर रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, है ना। एनसीईआरटी में देखो हेडिंग, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर। तो कैसे कैसे एबायोटिक फैक्टर को ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, तो एक ग्राफ है एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ना। और ये भाई साहब ये इक्वली इंपॉर्टेंट, जितना ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट, मैं ये बोर्ड की बात कह रहा हूं, उससे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला। हर बार पूछा जाता, मैं देखता हूँ बोर्ड क्वेश्चन पेपर में अक्सर मुझे दिखाई दे जाता है ये। तो एक ग्राफ पहले बना लिया जाए, फिर आगे की कहानी कही जाए। यहाँ पे इंटरनल लेवल है ना, इस वाले एक्सेस में हम लोग इंटरनल लेवल, इंटरनल आए या फिर सॉरी इंटरनल ओके लेवल, इंटरनल लेवल है ना, और इस वाले में एक्सटर्नल लेवल। अब देखो, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल क्या है, दैट इज इंटरनल लेवल मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि दैट इज इंटरनल और बॉडी एनवायरमेंट। और एक्सटर्नल मतलब आउटर एटमॉस्फेयर की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब एक और ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं, राइट, चाहे इरिस्पेक्टिवली इंटरनल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंज। जैसे कि आप देखो, आप ह्यूमंस हैं, तो हमारी बॉडी का जो कंडीशन है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो हमारा बॉडी जो होता है हमेशा होम्योस्टेसिस के स्टेट पे रहता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे बाहर बर्फ गिरे और चाहे बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर एवरेज हो जाए, है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज हो। तो हम अब कौन है? रेगुलेटर्स, है ना। तो रेगुलेटर वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के चेंज होने से वो इंटरनल टेम्परेचर को नहीं चेंज करते। तो क्या बना के रखते हैं वो लोग, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सो होम्योस्टेसिस, राइट, होम्योस्टेसिस। तो वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बना के रखते हैं। और ये नॉर्मली कौन है? हायर एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे ह्यूमन हो गए। तो सिर्फ ह्यूमंस होता है ना इसमें तो? बर्ड्स भी तो होती हैं, Birds and mammals.
बर्ड्स हो गए और सर मैमल्स। बर्ड्स होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं? हाँ तब और क्या। सर आई बर्ड्स थॉट वो कन्फर्मर्स थे। ना 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 ना, बर्ड्स तुम देखोगे कि जब भी बर्ड्स उनको ठंड लगेगी ना, वो अपने शरीर को फुलाना शुरू कर देते हैं। तो हाँ क्या यस करते हैं, यस है ना, यस सर। तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने हैं। तभी तो आप देखो ना, बर्ड्स भी तो सब जगह पाई जाती हैं, यस यस चाहे डेजर्ट हो और चाहे फिर हायर एल्टीट्यूड्स हो। राइट सर। अब दूसरे कौन होते हैं, जिनमें भाई साहब अंदर चेंज हुआ तो बाहर चेंज होना पहले उनमें शुरू हो, सॉरी बाहर चेंज हुआ तो अंदर चेंज होना तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे एनिमल देखो, जैसे जैसे इधर चेंज होता जाएगा, कहाँ पे इधर इधर, वैसे वैसे इधर चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, इंटरनल भी चेंज हो रहा है ना। ऐसे एनिमल्स ज्यादा सरवाइव, हर तरह के हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स। है ना। तो कॉन्फर्मर्स में कौन आ गए एग्जाम्पल, एम्फीबियन डाल दिया जाए, है कि नहीं। सर sir. इसकी स्पेलिंग डिफरेंट नहीं है? कौन, सर कन्फर्मर्स की CONFORMERS नहीं होगा? CONFORMERS, कंफर्म करना अपने आप हाँ को, मतलब जैसे। कॉन्फॉर्मर्स, CO क्या लिखा मैंने, CONFORMERS, है ना, कॉन्फॉर्मर्स। हाँ यस कॉन्फॉर्मर्स क्यों, तो कोई यार सही से लिख देता हूँ, कॉन्फॉर्मर्स जो कॉन्फॉर्म करते हैं, यस CON, सर। अरे लो क्या हुआ, कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो जिनके बाहर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे भी चेंज होता जाएगा, अंदर भी चेंज होता जाएगा। तो जैसे फ्रॉग होते हैं, एम्फीबियम, इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो एम्फीबियंस जैसे होते हैं, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। क्यों भाई हाइबरनेशन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी का कंफर्म टेम्परेचर करने के मेंटेन लिए नहीं कर सकते, है ना, बॉडी टेम्परेचर छुपने को। के लिए यस अवॉइड सर। करते हैं। तो वो मेंटेन नहीं करते, वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब जैसे सर्दियां आएंगी, तो अपर जो जो छोटी वाटर बॉडीज होंगी, उनका तो पूरा का पूरा पानी कोल्ड हो जाएगा। तो स्मॉल वाटर वो क्या यस करते सर। हैं, जो जाकर के तालाबों में जाकर के क्या कीचड़ में घुस जाते हैं। अब कीचड़ में घुस जाते हैं तो अंदर अर्थ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसको बियर आउट कर लेते हैं, उससे अपनी बॉडी को हीट अप कर लेते हैं, है ना। तो जो, सर जो एलिगेटर्स होते हैं ना, सर मैं उससे थोड़ा सा बताऊं तो, हाँ हाँ सर एलिगेटर्स होते हैं ना, जब जो ये ठंडा हो जाता है पानी से, वो बाहर चले जाते हैं और अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं। बेसिकली ऐसा लगता है कि फ्रीज हो गए हैं। और उसके हाँ, बाद जो है सर उनके बीच में और एक बर्ड के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है। तो जैसे राइट ही वो राइट, मुंह खोलते हैं तो 3-4 बर्ड्स आ जाती है, मुंह पर बैठ जाती है, और वो खाते नहीं बर्ड को, वो बर्ड उनका मुंह साफ कर देती है पूरा। हाँ बर्ड उनके मुंह पे जो लीचेस इकट्ठा हो जाती है, उनको लीचेस को खा जाती हैं, तो यस लीचेस को सर। रिमूव कर देती हैं, है ना। म्यूचुअलिज्म इसको, हो जाता है। हाँ इसको मैंने इस रिलेशनशिप को कहते हैं, मैं बताता हूँ। इसमें एलिगेटर का फायदा है, और क्या बोलते हैं, एलिगेटर को तो कोई नुकसान नहीं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सर दोनों को फायदा हो रहा है ना? है। तो सिम्बायोटिक नहीं कहेंगे सर। ऐसे ऐसे वो भी है, राइनोसोरस के ऊपर भी परमानेंटली एक बर्ड बैठी रहती है। यस चलो सर। सर बताऊंगा, गाय पर भी Yes, बैठी sir. होती है देखा है. बर्ड हाँ सर। राइनोसोरस के ऊपर भी एक बर्ड बैठी रहती है, मैं बताऊंगा इसको कुछ और कहते हैं यार। बताऊंगा बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे टाइप के, मैं बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप आपको बताऊंगा, है ना, ये भी है उनमें से। तो ये राइनोसोरस वाला, ठीक है। तो बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। अब देखो, तीसरा क्या है, नेक्स्ट है, एक और होते हैं, एक तीसरा कैटेगरी भी होती है। वो जो थर्ड कैटेगरी है, वो है, पहले उनमें चेंजेस होना स्टार्ट होंगे, धीरे 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 क्या होंगे, धीरे धीरे वो अपने आप की बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले उनमें चेंजेस होगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, वो इन चेंजेस को कांस्टेंट कर लेंगे, और फिर सरवाइव कर जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में ऐसे लोग क्या करते हैं, ये एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करते हैं, एक नए एनवायरमेंट में गए, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल रेगुलेटर।
तो क्या हम आप पार्शियल रेगुलेटर भी कभी कभी बिहेव करते हैं? यस सर। यस वी डू। देखो सर जैसे अगर आप पोलर जगह में चले जाएं तो पहले तो बहुत कांपेंगे, उसके बाद थोड़े बाद 3-4 साल रहे वहां पर नॉर्मल हो जाता है। हाँ राइट राइट राइट। जैसे इमीडिएटली मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। जिनको लोगों को मैंने सर्कुलेशन पढ़ाया होगा उनको पढ़ाया होगा कि जैसे आप रोहतांग पास जाते हो, है ना? रोहतांग पास के ऊपर वाले पार्ट में बहुत सारे लोगों को, रोहतांग पास ही जाते हुए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनको नौजिया आना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं Yes, sir. और वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। उसको वो लोग माउंटेन सिकनेस कहते हैं, नॉर्मल लेमन टर्म में लोग माउंटेन सिकनेस कहते हैं। तो होता क्या है, अब आप देखोगे जो लेह लद्दाख में बच्चे पाए जाते हैं, उनके गाल बुरे आपको पिंक पिंक दिखाई देंगे, लाल लाल दिखाई देंगे, दिखते हैं ना, बिल्कुल यस एकदम सर, रेड। आपका तो ह्यूमन ग्लोबिन की तरह। हाँ, तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में हमारे बॉडी के कंपैरिजन में डबल हीमोग्लोबिन होता है। रीजन ये है कि ऊपर जब हम हाई एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं, तो अभी करेंटली मैंने आपको बताया था कि हमारा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल प्लेन्स में वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 ही मॉलिक्यूल को कैरी कर पाता है, राइट? तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसका एक ही यस सर, तरीका है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का लेवल सैचुरेशन कम बढ़ाना। हो जाती है ना। हाँ, तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमियोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है ऊपर, है ना? तो पहले बंदे को चक्कर आएगा, बेहोश हो सकता है, चक्कर आ जाएगा, है ना? और वो एनर्जी लेस फील करेगा, सफोकेटेड फील करेगा। फिर आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अडेप्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसमें हीमियोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है और ब्लड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, आरबीसी बढ़ जाते हैं। आपको अपना चेहरा, अपना फेस आपको ज्यादा रेडिश टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो फिर वो 2-3 दिन में क्या होगा, 1 दिन 2 दिन में वो एडजस्ट कर ले आते हैं। सो दैट इज लाइक दैट इन दिस केस वी आर बिहेविंग लाइक पार्शियल रेगुलेटर। क्लियर? बट सर ये सबको नहीं होता है ना? मोस्टली लोगों को होता है, मतलब थोड़ा बड़ा तो इम्पैक्ट डालेगा, सब पे डालेगा। जैसे ओके। मतलब जो लोग नहीं ऊपर जाते हैं, जैसे मेरे जैसा आदमी भी अगर लेह लद्दाख जाएगा, ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग पहुंच जाएंगे, तो वहां पर फिर हमको फीलिंग आने लगेगी ऐसी वाली। मतलब ये ओके। नहीं कि अब किसी किसी की बॉडी ज्यादा जल्दी से एडेप्टेशन किसी की बॉडी में होता है, किसी की बॉडी में लेट से होता है। ठीक भाई? यस सर। तो नोट कर लो इसमें फिर, ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीट में इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, है ना? नोट करो। आइडियोलॉजिकली आइडियोलॉजिकली सॉरी आइडियली आइडियली इसको कट करो। आइडियली ऑर्गेनिज्म मस्ट मेंटेन constancy of its constancy of ideally organism must maintain constancy of its internal environment, constancy of its internal environment, which is the process of homeostasis, which is the process of homeostasis. Full stop. Despite of varying external environment, despite of varying external environment, external environment conditions that tends to upset homeostasis. Next point, organisms homeostasis is accomplished. Organisms homeostasis is accomplished by
physiological as well as artificial means. ये क्या हुआ? हम आप होम्योस्टेसिस को आर्टिफिशियल मीन से भी मेंटेन करते हैं क्या? यस सर, जैसे सर आप ठंड लग रही है तो फिर बाहर धूप में बैठ जाए, जैसे डेजर्ट लिजर्ट होती है। वो तो नेचुरल मीन्स हो गया। सर हीटर। हाँ, हीटर लगा लें, गर्मी लग रही है एसी अच्छा लगा ओके, लो, ह्यूमंस के बारे में बात ठंड लग रही है ना, ह्यूमन ठंड लग रही है ठंड लग रही है तो कपड़े पहन लिए, स्वेटर पहन लिया, तो वो हमारा आर्टिफिशियल मीन्स होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रेगुलेटर्स। Some organism regulators, some organism maintain homeostasis by physiological means, but sometimes they also use behavioral means. Sometimes they also use behavioral means. Underline करो behavioral means. For example, basking of sun by desert lizards. नीचे इसके एक क्वेश्चन लिखना, एक नोट कर लिखना जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट believe that success of mammal evolutionary biologists believe that success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature. Like sweating beyond 37 degree and shivering below it तो रेगुलेटर बहुत कम है ना, बहुत कम एनिमल है जो रेगुलेटर है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर व्हाट? कन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब हेडिंग कन्फॉर्मर्स। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल approximately 99%, ब्रैकेट में लिख लो approximately 99%, approx 99. Majority of animal and almost all plant cannot maintain constant internal environment. Full stop. In aquatic animals, the osmotic concentration in aquatic animal, the osmotic concentration of body fluid changes with change in
with change in ambient temperature. With change in ambient temperature and osmotic concentration of water. Full stop. These plant and animals are conformer. Example, in excess of urea and water, plant die. एक नीचे नोट करके लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो नोट करेंगे। थर्मो रेगुलेशन, अब ये छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों नहीं कर पाते इनमें, ये फिशेस वगैरह, एम्फीबियन वगैरह। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्मो रेगुलेशन is energetically expensive process for many organisms. Sorry, particularly for small animals. नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लिखा है ये भी पूछा जा चुका है, इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो भी पूछा जा चुका है। तो भाई देखो, फिशेस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्यों नहीं मेंटेन कर सकती? पहली चीज, बॉडी है छोटी, एनर्जी ज्यादा जनरेट वो कर नहीं सकते। अब छोटी बॉडी में वो हीट को मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी खर्च करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी तो पैदा भी नहीं कर, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके मास के कंपैरिजन में बॉडी का सरफेस एरिया होता है ज्यादा। हमारा मास इतना ज्यादा है और बॉडी का सरफेस एरिया है कम। फिशेस वगैरह बाकियों में क्या होता है, मास होता है कम और बॉडी सरफेस एरिया होता है ज्यादा, जिससे हीट लॉस और हीट गेन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ये दूसरा फैक्टर, जिससे कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर है? एक पॉइंट और, हीट लॉस और हीट गेन, अगला नोट करके फिर से देखो। हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए, फिशेस क्यों नहीं मेंटेन कर पाती हैं? पहला वाला होता है कि उनकी बॉडी है छोटी, तो वो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती, तो वो उतनी एनर्जी के एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर सकती, पहली चीज। क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखना, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना, वो तो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरी चीज क्या होती है, उनका सरफेस एरिया बॉडी का होता है मास के कंपैरिजन में ज्यादा, तो हीट लॉस और हीट गेन बहुत तेज से होता है, बहुत स्पीडली होता है। ये दूसरा फैक्टर, इन दो कारण से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है? यस सर। तो नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो। नोट, हीट लॉस और हीट गेन, is function of heat loss or heat gain is function of surface area. Since, full stop, since small animal have larger surface area comparison to their mass. Since small animal have larger surface area in comparison to their mass.
full stop. They tend to lose body heat when they tend to lose body heat very fast. They tend to lose body heat very fast when सर ये वही है ना, आल्विन्स लॉ, या मैं नाम भूल गया इसका, शॉर्टर लिम्स और शॉर्टर ईयर्स होते हैं। एलन्स लॉ हो जाएगा यस, वहां पे। आल्विन्स लॉ। तो जो एडेप्टेशन कर लेते हैं ना उन पे एलन्स लॉ फॉलो होता है, राइट। एलन्स लॉ भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। एलन्स लॉ से भी कई बार नीट पे क्वेश्चन आया। और ये जो छोटे कान वाला होता है ना, ये वाला क्वेश्चन था, देखा मैंने कई बारी। तो दे टेंड्स टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड। फुल स्टॉप। व्हेन कोल्ड आउटसाइड। हाँ, when it's cold outside. When it is cold outside. Full stop. Then they have to expend. Then they have to spend much energy. Then they have to spend. They have to spend. Then they have to spend much heat, much energy to generate heat through metabolism. ठीक है। अब तीसरे वाले कौन होते हैं? जनरेट हीट के बाद जनरेट हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एक्सेप्शनल रेगुलर फिनोमेना, ये आप याद रखिएगा बस, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछे, अब आप याद रखिएगा पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, राइट, जो थोड़ा रेगुलेट करते हैं। थर्ड मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने का तीसरा तरीका क्या होता है? माइग्रेट, है ना। जैसे हम लोग बात की थी साइबेरियन क्रेन की, तो जो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना, तो क्या तरीका, वो माइग्रेट कर जाओ वहां से। कुछ एनिमल ऐसा भी करते हैं, तो नोट करेंगे। ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्पररली। ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम stressful habitat to a more hospitable area, to a more hospitable area, and return back when a stressful period, and return back when a stressful period is over. सर जी सर मेरे को एक चीज पूछिए कि सर लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी सर, साइबेरियन ट्रेन मैग्नेटिक मतलब लाइंस को फॉलो करके इतना रूट याद रखती हैं। सर तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर, वो टेम्परेरी कैसे कर सकती हैं? मतलब अगर समझ गए कि वो रूट याद ऐसे करती हैं कि जहाँ पर उनको मैग्नेटिक लाइन समझ में आती हैं सर, लेकिन वो वापस आने का उनको कैसे पता चलता है कि मतलब खत्म हो गया वो पीरियड, उनको कैसे पता चलता है? अच्छा, ये कैसे पता चलता है? वो अब ये सेंस तो बता पाना मुश्किल काम है, बात सही कह रही हो, ये तो मुझे भी नहीं पता है सीरियसली, ये कैसे पता चलेगा कि वहां पे टेम्परेचर, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने लगता होगा, इसलिए वो चली जाती होंगी। यस सर, यही मुझे भी लगता था। हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, मैं मतलब बताऊं फ्रैंकली, मैंने अभी तक ये पढ़ा नहीं और किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी नहीं वाला, है ना, और मेरे दिमाग पे ऐसा थॉट आया भी नहीं, बट आपका लॉजिक आपका बिल्कुल सही है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको ढूंढने की। बट मुझे मतलब टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मुझे अभी तक लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि टेम्परेचर फिर हॉस्पिटेबल मतलब हॉस्टाइल यहाँ होने लगता होगा, तो क्योंकि वो सर्दियों में आते हैं और गर्मियों के टाइम पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे गर्मियां बढ़ने लगती होंगी, वो उतना हीट टॉलरेट नहीं कर पाते होंगे, इसलिए वापस चले जाते हैं। ठीक है, बट मैं अभी एक बार कंफर्म करके बताऊँ, ये ये सर मेरे व्यूज है। उनको सर मूव करना समझ में आता है कि मतलब जिस जगह पे वो पहले गई फिर उसके बाद वहां पर टेम्परेचर चेंज होने लगा तो वो चली गई सर, ये समझ में आता है, लेकिन वो वापस आने का मतलब उनका इतना श्योरिटी कैसे होती है कि वहां पर खत्म ही हो गया होगा?
वो मतलब यही एनिमल बिहेवियर है, तो ये धीरे धीरे एनिमल एडप्ट कर लेता है, उसको पता लग जाता है, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना वो फील करने लगते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसको। लेकिन ये फील कैसे करते हैं मैं बताऊंगा पता करके, मैं पढ़ूंगा, मतलब पहले मैं खुद सर्च करूँ कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके सर। इवन इवन ये वाला लॉजिक मैंने नहीं पढ़ा। मैंने इकोलॉजी की मेरे पास बुक है, ओपी ओडम। ओडम सबसे अच्छी बुक है, मतलब साइंस में ओडम से अच्छी कोई बुक ही नहीं है, मतलब दैट इज द गीता ऑफ इकोलॉजी। मैंने पढ़ा उससे, उसमें भी साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल था, और वहीं से मैंने आपको ये बताया कि वो मैग्नेटिक लाइंस फॉलो करती हैं, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। ओडम में ये मेंशन है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं। ओडम पूरी मतलब बुक है, करीब मेरे पास अभी रखी हुई करीब 1500 पेजेस की बुक है, 1500 से ज्यादा पेजेस उसमें ओडम में, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? यस सर, Thank you थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। सर।